कहानी की शुरुआत होती है एमा से। एमा बेहद खूबसूरत, समझदार और अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। सुबह सुबह सही टाइम पर उठकर तैयार होना और दोस्तों के साथ रहना उसका डेली रूटीन है। दूसरी तरफ मुलाकात होती है डीन से, जो एमा से बिल्कुल अलग है। एकदम आलसी और लापरवाह। सुबह देर से सोकर उठना, जैसे तैसे ब्रश करना और बिना तैयार हुए सीधा वीडियो गेम खेलने बैठ जाना, यही उसका डेली रूटीन है। उसके डैड जैक उसे टोकते भी हैं कि बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, पर डीन को कोई जल्दी नहीं होती। उधर एमा अपनी छोटी बहन स्टेसी के साथ अपनी मॉम बारबरा की कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचते ही एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी से मिलती है। तभी स्टीफन नाम का एक लड़का वहां आता है और बड़े प्यार से एमा को हाय बोलता है। स्टीफन के जाते ही लिजी तुरंत एमा को चिढ़ाना शुरू कर देती है। क्लास शुरू होती है। उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसेन बच्चों को बताते हैं कि कल सुबह ठीक 7 बजे पूरा स्कूल ट्रिनिटी आइलैंड के एक हफ्ते के ट्रिप पर जा रहा है। टीचर अभी बात पूरी कर ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है। तभी पीछे से भागा भागा डीन भी आता है और सीधा एमा से टकरा जाता है। डीन मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे सॉरी राजकुमारी। टीचर जब ट्रिप की गाइडलाइन समझा रहे होते हैं तब लिजी दबी जबान में एमा से कहती है, ये डीन भी अपने बाप के पैसों की वजह से इस ट्रिप पर जा रहा है, और अजीब सा मुंह बनाती है। लंच टाइम में लिजी बाकी दोस्तों को बड़े मजे लेकर बताती है कि सुबह स्टीफन और एमा के बीच क्या हुआ था। वो कहती है, इस ट्रिप पर पूरे 7 दिन मिलेंगे एमा को स्टीफन के साथ सेट कराने के लिए, पर एमा बात संभालते हुए कहती है कि हमें अपनी स्टडीज और ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। बातचीत के दौरान एमा की नजर कोने में बैठे डीन पर पड़ती है, जो चाकू से सेब काट रहा होता है। तभी वहाँ उनकी टीचर मिस कोलियर आ धमकती है। स्कूल में चाकू लाने के लिए वो डीन पर बुरी तरह भड़क जाती है और उसे पकड़कर सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। लिजी एमा से कहती है, तुम्हें डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, जब स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए पूरी तरह रेडी होकर अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहती है। दूसरी ओर डीन का ट्रिप पर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि कल के हंगामे के बाद भी उन्होंने कितनी सिफारिश करके उसे इस ट्रिप में जगह दिलाई है, जिसके बाद डीन बेमन से मान जाता है। बस में चढ़ते वक्त स्टीफन फिर से एमा का हालचाल पूछता है, जिस पर लिजी दोबारा एमा को चिढ़ाती है। कुछ घंटों के सफर के बाद सभी बच्चे ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं। बस से उतरते ही मिस कोलियर अनाउंस करती हैं, आप सब डिनर तक स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सकते हैं, कल से हमारा ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू होगा। कुछ ही देर में सभी दोस्त पूल में उतरकर मस्ती करने लगते हैं। एमा भी स्टीफन के साथ पानी में बातें कर रही होती है, लेकिन डीन दूर बालकनी में अकेले खड़े होकर चुपचाप सब देख रहा होता है। उसी शाम एमा की एक फ्रेंड आकर बताती है कि स्टीफन ने सबको एक पार्टी में बुलाया है, जो समुद्र में खड़ी एक लोकल बोट पर हो रही है। एमा पहले तो जाने से मना करती है, पर दोस्तों के जिद करने पर वो मान जाती है। बोट पर पहुंचकर एमा अपनी फ्रेंड हेलेन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर स्टीफन पर पड़ती है, जो किसी और लड़की को किस कर रहा था। यह देखकर एमा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं कोने में खड़ा डीन यह सब देख रहा होता है। वो एमा के पास आकर मजे लेते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मस्त एंजॉय कर रहा है। एमा चिढ़कर कहती है, तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक बोर्ड पर पुलिस आ धमकती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ स्टूडेंट्स ड्रग्स पार्टी कर रहे हैं। पुलिस सबको बोट के आगे आने को कहती है। इसी हड़बड़ी में एमा का पैर फिसलता है और वो सीधे समुद्र के गहरे पानी में गिर जाती है। डीन उसे गिरते हुए देख लेता है और बिना सोचे पानी में छलांग लगा देता है। वो एमा को संभालकर पास में तैर रही एक छोटी सी लाइफ बोट में खींच लेता है। वो लाइफ बोट एक मोटी रस्सी से बड़ी बोट से बंधी थी, लेकिन डीन जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है। एमा घबराकर पूछती है, ये क्या कर रहे हो? तो डीन कहता है, मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना। पुलिस के जाते ही हम वापस बड़ी बोट पर चले चलेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते तेज हवाओं की वजह से वो छोटी बोट बड़ी बोट से बहुत दूर निकल जाती है। तभी मौसम बिगड़ने लगता है और एक खौफनाक तूफान आ जाता है। डीन देखता है कि बोट में कोई मोटर या चप्पू ही नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक बहुत बड़ी लहर आकर उनकी बोट से टकराती है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए बोट को कसकर पकड़ लेते हैं। पूरी रात तूफान झेलने के बाद जब सुबह होती है तो वो बहकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके होते हैं। डीन का फोन पानी में खराब हो चुका था, इसलिए वो एमा से उसका फोन मांगता है, पर एमा के फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। बात करते करते अचानक एमा की नजर थोड़ी दूरी पर एक अनजान आइलैंड पर पड़ती है। डीन जैसे तैसे बोट को उस आइलैंड के किनारे ले आता है। किनारे पहुंचकर एमा फिर से नेटवर्क चेक करती है, पर वहाँ भी कोई सिग्नल नहीं था। बोट की तलाशी लेते वक्त डीन को एक फ्लेयर गन मिलती है। अब दोनों इस उम्मीद में आइलैंड के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं कि शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। दूसरी तरफ होटल में कल रात की इल्लीगल पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिश्चियनसेन ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। तभी लिजी आकर बताती है कि एमा रात से गायब है। अटेंडेंस लेने पर पता चलता है कि डीन भी लापता है। टीचर्स तुरंत पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आकर दोस्तों से पूछताछ करती है, पर उनका कहना था
कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद बच्चे खुद वापस आ जाएं। लेकिन अगर वो समुद्र में खो गए हैं तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। जब यह खबर डीन के डैड जैक को मिलती है तो वो तुरंत एमा के पेरेंट्स से मिलने स्कूल पहुंचते हैं। एमा की मॉम बारबरा और डैड फील भी वहां पहुंच चुके थे। सब परेशान होकर प्रिंसिपल से जवाब मांगते हैं, पर प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं होता। उधर आइलैंड पर एमा और डीन आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें जंगल के बीच एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल मिलता है। डीन खुश होकर एमा से फोटो खींचने को कहता है, पर एमा भड़क जाती है। हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें फोटो की पड़ी है। मुझे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर हम जल्द यहाँ से नहीं निकले तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। कुछ घंटे और चलने के बाद वो आइलैंड के दूसरे किनारे पहुँच जाते हैं, पर अब तक न तो उन्हें कोई इंसान दिखा और न ही मदद की कोई उम्मीद। निराश होकर जब वो वापस अपनी बोट के पास आते हैं तो देखते हैं कि बोट गायब हो चुकी है। समुद्र की लहरें उसे बहा ले गई थीं और किनारे पर सिर्फ एक लाइफ जैकेट पड़ी थी। दिन ढल जाता है और अंधेरा घिरने लगता है। पूरा दिन पैदल चलने की वजह से दोनों थकर चूर हो चुके थे। डीन सूखी लकड़ियों से आग जलाता है और दोनों वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा ठंड से कांप रही है तो वो अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। दोनों आग के पास बैठकर यही सोचते रहते हैं कि कल सुबह तक उनके पेरेंट्स उन्हें ढूंढ ही लेंगे। अगली सुबह जब डीन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एमा अपनी जगह पर नहीं है। वो घबराकर उसे ढूंढते हुए समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहाँ एमा पानी के पास रेत पर बहुत बड़ा SOS लिख रही होती है। डीन पूछता है कि ये क्या कर रही हो, तो एमा चिढ़कर जवाब देती है, अपनी जान बचाने की कोशिश और बातें छांटने के बजाय पीने का साफ पानी ढूंढो। इसके बाद डीन बेफिक्र होकर समुद्र में स्विमिंग करने चला जाता है और एमा बस उसे देखती रह जाती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसेन दोनों बच्चों के पेरेंट्स को फोन पर बताते हैं कि पुलिस को समुद्र में एक लावारिस छोटी बोट मिली है जिस पर शायद एमा और डीन सवार थे। डीन के डैड जैक गुस्से में कहते हैं कि अगर पुलिस ढीली पड़ रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगाते हैं, पर टीचर उन्हें समझाते हैं कि पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उधर आइलैंड पर एमा एक झरने के पास पीने का पानी भर रही होती है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि घने जंगलों के बीच कोई अजनबी चुपचाप उस पर नजर रखे हुए है। वो बुरी तरह डर जाती है और उल्टे पैर वापस भाग आती है। अब धूप से बचने के लिए दोनों मिलकर बड़े बड़े पत्तों और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। पेट भरने के लिए जंगल में जो भी खाने लायक मिलता है वो ढूंढने लगते हैं। किस्मत से डीन को केले का एक पेड़ मिल जाता है जिसके मीठे फल खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। आइलैंड पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। भारी पैंट में रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए एमा अपनी कैंची से पैंट को काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। दिन भर की थकान के बाद एमा देखती है कि डीन झोपड़ी में सो रहा है। वो भी थकी हारी उसके बगल में जाकर लेट जाती है। नींद में अचानक डीन घूमकर एमा पर अपना हाथ रख देता है। एमा को पहली बार डीन का यह टच अजीब नहीं लगा और वो बिना कुछ कहे शांत पड़ी रहती है। अगले दिन एमा वाटरफॉल के ठंडे पानी में नहा रही होती है। तभी डीन वहाँ आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है। एमा झेप कर कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं नहा रही हूँ, उधर मुंह करो। डीन हंसकर कहता है, तुम ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने को कहा था। इस पर एमा गंभीर होकर कहती है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इस आइलैंड पर हमारे अलावा कोई और भी है। उधर शहरों में न्यूज चैनलों पर एमा और डीन के गायब होने की खबर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। पुलिस अब मान चुकी थी कि इतने दिनों बाद दोनों का जिंदा बचना नामुमकिन है और वो अब सिर्फ उनकी बॉडीज की तलाश कर रहे थे। एमा के डैड फील वापस घर जाने की तैयारी करते हैं ताकि अकेली छोटी बेटी स्टेसी को संभाल सकें। लेकिन एमा की मॉम बारबरा का रो रो कर बुरा हाल था। वो अब भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं थी। हार मान चुके फिल अपनी पत्नी को गले लगाकर बस दिलासा देते हैं, पर डीन के डैड जैक एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेते हैं और बारबरा को साथ लेकर खुद ही समुद्र के ऊपर अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आइलैंड पर शाम ढल रही थी और एमा आग के पास बैठी अपने परिवार को याद करके रो रही थी। तभी डीन को सूखी लकड़ियों के बीच एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। उसे देखकर एमा बुरी तरह सहम जाती है और रोते हुए कहती है, शायद हमारी तरह कोई और भी यहाँ फंसा होगा और तड़प तड़प कर मर गया। अब हमारा भी यही हाल होने वाला है। लेकिन डीन उसे संभालता है और समझाता है, यह जरूर कोई तस्कर या मछुआरा होगा। हमारी हालत वैसी नहीं होगी क्योंकि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ रहे हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे। डीन की बातों से एमा को हिम्मत मिलती है। माहौल बेहद इमोशनल हो जाता है और डीन धीरे से एमा को किस करने लगता है। एमा की जिंदगी का यह पहला किस था जो उसे बहुत स्पेशल लगता है। रात होते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और एक जबरदस्त तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार एमा डरने के बजाय डीन के साथ बारिश और तूफान के मजे लेती है। दोनों अपनी सारी दूरियां मिटाकर एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह एमा की आंख खुलती है तो डीन झोपड़ी में नहीं होता। वो घबरा कर जंगल में
उसे ढूंढने निकलती है। रास्ते में पैर फिसलने से उसके घुटने पर चोट लग जाती है, पर थोड़ा आगे जाने पर वो देखती है कि डीन जमीन में एक गहरा गड्ढा खोद रहा है। एमा को तड़पता देख डीन तुरंत दौड़कर आता है और जड़ी बूटियों से उसका जख्म साफ करता है। दर्द कम होने के बाद दोनों वाटरफॉल में नहाने जाते हैं। वहाँ डीन पहली बार अपने दिल का दर्द शेयर करता है कि कैसे एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई थी। एमा चुपचाप उसकी बातें सुनती है और समझती है कि बाहर से सख्त दिखने वाला डीन अंदर से कितना टूटा हुआ है। नहाते नहाते अचानक झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। डीन बारिश में बेफिक्र होकर नाचने लगता है और एक सुंदर सा फूल तोड़कर एमा के बालों में लगा देता है। दोनों खुलकर इस पल को एंजॉय करते हैं। उधर न्यूज चैनलों पर 1 महीना पूरा होने की खबर आती है। पुलिस ऑफिशियली सर्च ऑपरेशन बंद कर देती है, लेकिन एमा की मॉम बारबरा और डीन के डैड जैक हार मानने को तैयार नहीं थे। वे खुद हेलीकॉप्टर लेकर समंदर का कोना कोना छान रहे थे और जगह जगह लापता बच्चों के पोस्टर्स बांट रहे थे। काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिलता तो जैक भारी मन से बारबरा से कहते हैं कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। दूसरी तरफ आइलैंड पर डीन एमा को उस हरी रोशनी के बारे में बताता है जो सूरज डूबते वक्त दिखती है। एक ऐसी जादुई रोशनी जिसकी बातें उसकी माँ किया करती थी। धीरे धीरे हफ्ते बीतने लगते हैं। दोनों इस आइलैंड की कुदरत से प्यार करने लगते हैं। समंदर की लहरों में तैरना, जंगल में घूमना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अब उनकी जिंदगी बन चुका था। वे पूरी तरह एक दूसरे के करीब आ चुके थे और जब भी मौका मिलता इस खूबसूरत रिश्ते के मजे लेते रहते थे। एक दिन एमा और डीन यूं ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एमा पूछती है, तुम्हारे लिए यह सब पहली बार था क्या? डीन हंसकर अपनी पुरानी स्कूल फ्रेंड के बारे में बताता है। फिर वो एमा से पूछता है कि उसे कैसा लगा, क्योंकि एमा के लिए तो यह पहली बार था। एमा मुस्कुराकर कहती है, अच्छा था, बस तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। दोनों एक दूसरे की बात पर हंस पड़ते हैं और एमा कहती है कि उसे डीन के साथ यह एहसास और महसूस करना है। अगले दिन दोनों जंगल में फल ढूंढने निकलते हैं। डीन एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ ही रहा होता है कि तभी अचानक आसमान में एक प्लेन की तेज आवाज गूंजती है। दोनों बदहवास होकर खुले मैदान की तरफ भागते हैं। डीन तुरंत प्लेन को सिग्नल देने के लिए एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, लेकिन वो बैग में मिलती ही नहीं। देखते ही देखते प्लेन बादलों के पार निकल जाता है। एमा भी बैग की तलाशी लेती है, पर गन वाकई गायब थी। एमा को शक होने लगता है कि आइलैंड पर कोई और भी है जो उनका सामान चुरा रहा है। दिन बीते चले जाते हैं। उस एक प्लेन के अलावा उन्हें बचाने कोई नहीं आया। उम्मीदें टूटती देख दोनों झोपड़ी में बैठकर फैसला करते हैं कि अब घर लौटने का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए और इसी जंगल को अपना घर मानकर एक दूसरे के सहारे जीना सीख लेना चाहिए। तभी अचानक जंगल की झाड़ियों से एक भयानक जानवर की गुर्राहट सुनाई देती है। डीन हाथ में चाकू लेकर आवाज की तरफ बढ़ता है। एमा डर के मारे उसके पीछे पीछे जाती है। आगे जाकर डीन का सामना एक खूंखार ब्लैक पैंथर से हो जाता है। वो जान बचाकर भागता है और फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। जब एमा हांफती हुई वहां पहुंचती है तो देखती है कि डीन के हाथ में खून से सना चाकू है और उसने अपनी जान बचाने के लिए उस तेंदुए को मार गिराया है। अब आइलैंड पर उनकी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना, फल बटोरना और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करना सीख लिया था। फिर एक सुबह एमा को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो उल्टी करने लगती है। डीन घबराकर पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा कहती है, नहीं, बस पेट थोड़ा खराब लग रहा है। वो आराम करने के लिए डीन की गोद में सर रखकर लेट जाती है। तभी अचानक ऊपर पेड़ों की डालियों से एमा का खोया हुआ सामान एक एक करके नीचे गिरने लगता है। दोनों चौंककर ऊपर देखते हैं। वहाँ एक शैतान बंदर बैठा था जो उनका चुराया हुआ सामान फेंक रहा था और उसके हाथ में वही फ्लेयर गन थी। एमा समझदारी दिखाती है और बंदर को लालच देने के लिए एक केला आगे करती है। बंदर केला छीनने के लिए नीचे कूदता है और गन जमीन पर गिरा देता है। डीन तुरंत गन उठाता है। तभी अचानक आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। एमा बिना एक पल गंवाए हवा में फ्लेयर गन से फायर कर देती है। लाल धुआं देखते ही हेलीकॉप्टर का पायलट बोर्ड की तरफ बढ़ता है। पूरे 3 महीने बाद एमा और डीन को उस अनजान आइलैंड से सुरक्षित बचा लिया जाता है। शहर लौटते ही एयरपोर्ट पर उनके घर वाले और दोस्त रोते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। घर लौटने के बाद दोनों की जिंदगियां एकदम बदल जाती हैं। उसी रात डीन एमा से मिलने उसके घर के बाहर पहुंचता है। दोनों बातें करते हैं कि इतने हफ्तों बाद अपनी पुरानी दुनिया में वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। डीन प्यार से एमा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एमा रुक जाती है। वो कहती है, मेरे पेरेंट्स हर 10 मिनट में मेरे कमरे में आ रहे हैं, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसके बाद एमा उसे अपने घर रखी गई वेलकम पार्टी का इनविटेशन देती है और डीन को वहाँ से जाने को कहती है। अगले दिन एमा के घर पर बड़ी सी पार्टी रखी जाती है जहाँ सब उनके सही सलामत लौटने का जश्न मना रहे होते हैं। डीन भी वहाँ आता है, लेकिन भीड़ से दूर अकेला खड़ा रहता है। एमा की छोटी बहन स्टेसी उससे पूछती है, तुम सबके साथ पार्टी एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? डीन कहता है, मुझे भीड़ भाड़ और दिखावा पसंद नहीं। डीन दूर से एमा को अपने पास आने
जाने का इशारा करता है, लेकिन एमा अपने दोस्तों के साथ बिजी रहने का नाटक करती है और उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। यह देखकर डीन का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप पार्टी छोड़कर चला जाता है। दिन बीते हैं और चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। आइलैंड से लौटने के बाद एमा पूरे स्कूल और शहर में एक स्टार बन चुकी होती है, जबकि डीन पहले की तरह अकेला और शांत रहता है। स्कूल के कॉरिडोर में जब भी दोनों आमने सामने से गुजरते हैं तो बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। एमा डीन को कॉल भी करती है, पर डीन उसका फोन नहीं उठाता। एक शाम एमा अपने कमरे में गुमसुम बैठी होती है, तभी स्टेसी उसके पास आती है और कहती है, जब तुम खो गई थी तब हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हम सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आज तुम्हें अपने पास देखकर हम बहुत खुश हैं। बहन की बातें सुनकर एमा भावुक हो जाती है और दोनों साथ में स्कूल की प्रोम नाइट पार्टी में जाने का प्लान बनाती हैं। दूसरी तरफ डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वहाँ अपनी माँ को याद करते हुए वो अपने दिल का सारा दर्द बहा देता है और फूट फूट कर रोता है। प्रोम नाइट की शाम डीन घर पर अकेला बैठा टीवी देख रहा होता है। उसके डैड जैक आते हैं और प्यार से अपना कोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या पार्टी में मेरा ये कोट पहनकर जाना चाहोगे? डीन मुस्कुरा देता है। उधर एमा अपनी बहन के साथ प्रोम पार्टी में पहुंचती है। तभी उसकी फ्रेंड लिजी आकर एमा का हाथ पकड़ती है और कहती है, बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एमा जब बाहर आती है तो देखती है कि झमाझम बारिश में डीन वही सूट पहनकर उसका इंतजार कर रहा है। डीन को बारिश में खड़ा देखकर एमा को आइलैंड के वो सारे खूबसूरत पल, वो तूफान और उनका पहला प्यार याद आ जाता है। वो समझ जाती है कि इस झूठी दुनिया के दिखावे से ज्यादा सच्चा उसका और डीन का रिश्ता है। एमा बिना एक पल गंवाए दौड़कर बारिश में डीन के पास जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं और प्यार से किस करने लगते हैं और इसी खूबसूरत सीन के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।